हमारा इंग्लिश लिटरेचर का जो सिलेबस है वो काफी वास्ट है एंड अ लॉट ऑफ पीपल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू स्टार्ट। द स्टार्टिंग पॉइंट इज द मोस्ट डिफिकल्ट। ये जो रूल है ये नया है, अभी आया है, ठीक है, ये जून 2024 से लागू हुआ है, ठीक है। एलिजिबिलिटी इन 3 कैटेगरीज फॉर पीएचडी एंड टीचिंग। पहले क्या होता था, अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है यू आर ऑटोमेटिकली एलिजिबल फॉर टीचिंग। पहले क्या था, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर था, वर्ल्ड लिटरेचर सेपरेट था, अमेरिकन लिटरेचर सेपरेट था। अब सब कुछ इन चारों यूनिट्स में समा दिया गया है, राइट। एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस 4 यूनिट्स। कुछ भी पढ़ रहे हो, नोट्स बनाओ, अंडरलाइन करो, यूज स्टिकी नोट्स, कुछ भी टू मेक इट इंटरेस्टिंग। आप लैपटॉप पे नोट्स बना रहे हो, आप हैंड रिटन नोट्स बना रहे हो, नोट्स बनाना इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीक्षा और मैं हूं आपकी फैकल्टी फॉर यूजीसी नेट पेपर 2 इंग्लिश लिटरेचर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं द रोड मैप फॉर द अपकमिंग दिसंबर 2024 यूजीसी नेट एग्जाम JRF। हम स्ट्रैटेजी बात करेंगे, हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे, हम एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे, बिकॉज यू हैव जस्ट 3 months टू गो फॉर योर प्रिपरेशन। हाउ विल यू प्रिपेयर, कैसे क्या टाइम डिवोट करना है, ये सारी चीजें आज हम कवर करेंगे, ठीक है। सो लेट्स बिगिन नाउ। सम ऑफ यू माइट बी हियर जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, ऑल ऑफ यू, सम ऑफ यू माइट बी न्यू कमर्स टू द फील्ड ऑफ नेट, some of you might be reappearing for the exam, some of you might be appearing for it while you are doing your masters, while you're in the last leg of your masters. हालांकि दिसंबर में नहीं, आप तो अगले जून में आएंगे लास्ट लेग में, बट एनीवे, सो डजंट मैटर who you are, this video will be helpful for your preparation। and मेरे classes जो PW के classes हैं, जो paid classes हैं, वो सितंबर से शुरू होंगे 5 बजे, ठीक है। we will talk about that later। first let's talk about the exam, let's decode it, let's talk about the scores, all the requirements that you have, to the balance that you need to strike between paper 1 and paper 2। we will be discussing all of these topics, okay। so पहला है इंट्रोडक्शन टू द एग्जाम। यूजीसी नेट एग्जाम क्या है आप लोगों को पता है, एलिजिबिलिटी भी आपको पता है, यू डू इट, यू गिव इट टू बी एबल टू टीच। नाउ इट्स ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर योर PhD, राइट, उसके बारे में हम बात करेंगे। एग्जाम स्ट्रक्चर, पेपर 1 पेपर 2 कितने क्वेश्चंस आते हैं, ड्यूरेशन क्या है, कैसे उसको डिवाइड करना है, कैसे टैकल करना है, ये सब चीजें बात करेंगे। फिर सिलेबस ओवरव्यू। हमारा इंग्लिश लिटरेचर का जो सिलेबस है वो काफी वास्ट है एंड अ लॉट ऑफ पीपल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू स्टार्ट। द स्टार्टिंग पॉइंट इज द मोस्ट डिफिकल्ट एंड काफी क्वेश्चंस होते हैं मन में, काफी सवाल आते हैं कि सारा कैसे होगा सिलेबस, एंड नाउ यू जस्ट हैव 3 months। यूजुअली वी रेकमेंड 6 months ऑफ प्रिपरेशन, but we have 3 months। we are going to go with that 3 months में कैसे करना है, क्या करना है, we will discuss that। 90 days मान के चलते हैं, तो इन 90 days में, 90 दिन में हमें कैसे क्या प्रिपेयर करना है, ये मैं आज बात करूंगी। स्टडी प्लान वही है, वही डिस्कस करेंगे कि स्टडी प्लान कैसे क्या करना है, कैसे तैयारी करना है। फिर इंपॉर्टेंट बुक्स, कौन से किताबें हैं जो आपको रेफर करना चाहिए, जो आपके लिए हेल्पफुल होगा आगे जाके जर्नी में, ठीक है। एंड यही मैं कह रही थी कि शुरुआत सबसे ज्यादा मुश्किल होता है इंग्लिश लिटरेचर में, राइट। वी विल ऑल्सो एनालाइज द ट्रेंड्स कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस यूनिट से आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, व्हाट आर द प्रेडिक्शंस कि आगे जाके कौन से क्वेश्चंस आएंगे, कैसे आएंगे, क्योंकि पैटर्न कीप्स ऑन चेंजिंग। ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन सेट एरियाज, बट कुछ एरियाज होते हैं जो चेंज होते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। प्रैक्टिस एंड रिविजन, ऑफ कोर्स, सॉल्विंग MCQs, सॉल्विंग PYQs, गिविंग मॉक टेस्ट। PW is of course going to be there for your notes as well। वो नोट्स तो बहुत अच्छे हैं ही, बट उसके साथ भी हम कुछ किताबों के बारे में, जिसको हम काइंड ऑफ बाइबल मानते हैं कि ये सब होना जरूरी है इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट के पास। अगर आप मास्टर्स स्टूडेंट हो, स्पेशली बिकॉज ऑफ मास्टर्स स्टूडेंट हो, या आप PhD करने जा रहे हो, तो ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं, ठीक है। मूविंग ऑन। नाउ वी विल टॉक अबाउट द कैटेगरीज फर्स्ट, ठीक है। ये जो रूल है ये नया है, अभी आया है, ठीक है, ये जून 2024 से लागू हुआ है, ठीक है। एलिजिबिलिटी इन 3 कैटेगरीज फॉर PhD एंड टीचिंग। पहले क्या होता था, अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है यू आर ऑटोमेटिकली एलिजिबल फॉर टीचिंग, राइट। बट अब PhD के लिए क्या होता था कि कोई यूनिवर्सिटीज आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुला लेते थे इंस्टेड ऑफ क्वालिफाइंग द एंट्रेंस एग्जाम। नाउ ये नेट स्कोर सीधा आपके एडमिशन पे एक इफेक्ट करेगा आपके एडमिशन को, बट उसी को हम डिस्कस करेंगे। तो कैटेगरी 1 जो है PhD एडमिशन एंड JRF प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर।
आपके दोनों चीजें आ रही हैं इसमें, पीएचडी में एडमिशन भी हो जाएगा एंड जेआरएफ भी हो जाएगा, ठीक है। नाउ कैटेगरी 2 जो है PhD admission without JRF plus assistant professorship. Now PhD admission without JRF is possible because आप PhD करेंगे पर आपको JRF नहीं मिलेगा, SRF नहीं मिलेगा। JRF SRF दो चीजें होती हैं। JRF होता है आपका जूनियर रिसर्च फेलोशिप, SRF होता है सीनियर रिसर्च फेलोशिप। JRF आपके 2 साल के लिए लागू होता है, पहले 2 साल PhD के लिए, SRF बाकी 3। बोथ ऑफ देम शुड नॉट एक्सीड 5 years। तो आपका 5 साल से ज्यादा आपको फेलोशिप का अमाउंट मिलेगा नहीं। एंड ऑल्सो उसके और रूल्स एंड कंडीशंस ये होते हैं कि आप कहीं और काम नहीं कर रहे हैं और फेलोशिप के अमाउंट से आपको ज्यादा अगर सैलरी कहीं मिल रही है तो आपको फेलोशिप नहीं मिलेगा, ठीक है। एनीवे कैटेगरी 3 जो है वो है पीएचडी एडमिशन ओनली, जहां पे नेट स्कोर आपका जाएगा सिर्फ पीएचडी एडमिशन के लिए वैलिड, कि आप उस नेट के थ्रू, उस स्कोर के थ्रू आप जाके इंटरव्यू में एटलीस्ट बैठ सकते हैं। ऑल्सो नन ऑफ दीज कैटेगरीज give you direct admission into PhD. There is going to be an interview. Even in category 1 there is an interview. वहां पे weightage का नहीं पता हमें, but category 1 में interview है। category 2-3 में क्या है? category 2-3 में 70% net score as you can see and 30% आपका interview का आएगा, valid for 1 year of PhD. These two categories, category 2 and 3 में जो आपके scores हैं वो सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड है फॉर पीएचडी। असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए वो लाइफ टाइम वैलिड होता है तीनों कैटेगरीज में, ठीक है। कैटेगरी 1 में जो स्कोर है वो थोड़ा ज्यादा वैलिड रहता है, और जेआरएफ है तो जेआरएफ का भी वैलिडिटी रहता है कि अगर आपको जेआरएफ मिला है और आपको पीएचडी में एडमिशन नहीं मिल रहा है 1 साल के लिए, देन वो नलीफाई हो जाता है, ठीक है। नाउ गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, वी विल टॉक अबाउट द एग्जाम स्ट्रक्चर। टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड इज पेपर 1 which is 50 questions, 100 marks का आता है। पेपर 2 है आपका जो सब्जेक्ट है, योर मास्टर्स या अलाइड सब्जेक्ट। इंग्लिश लिटरेचर के अलाइड सब्जेक्ट्स होते थे, कंपैरेटिव फोकलोर, कंपैरेटिव लिटरेचर फोकलोर, वो भी उनका भी अलग से नेट होने लगा है। एनीवे अलाइड सब्जेक्ट्स है। सो फॉर एग्जाम्पल देयर इज दिस डिपार्टमेंट का मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस डिपार्टमेंट इन द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तो उसके लिए अलाइड पेपर इज इंग्लिश लिटरेचर। उसमें इंग्लिश लिटरेचर में आपको क्वालिफाई करना होता है, दैट इज व्हाट अलाइड मीन्स। उसमें आते हैं आपके 100 क्वेश्चंस, उसमें आते हैं आपके 100 क्वेश्चंस एंड 200 मार्क्स, ओके। नाउ दीज 50 क्वेश्चंस में से हमें कितना क्वेश्चन क्वालिफाई करना है, क्लियर करना है टू बी इन अ सेफ स्पेस? 35 प्लस, ठीक है। हमारा एम रहेगा 35 प्लस क्वेश्चंस क्लियर करना। अगर हम पेपर 2 की बात करें, यहां पे हमारा एम रहेगा 60 प्लस, ठीक है। ऑल्सो जो आपके कट ऑफ्स हैं वो जून 2024 का जो री एग्जाम है उसके बाद ही हमें क्लैरिफिकेशन रहेगा कि जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ्स क्या क्या जा रही है, क्योंकि इससे पहले जो कट ऑफ था वो 2 तरीके का था, एक था जेआरएफ और दूसरा था असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कई बार 182 मार्क्स आ जाता था। 182 इज काइंड ऑफ द थ्रेशोल्ड आउट ऑफ 300 फॉर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप, ठीक है, ये मार्क्स होता था। और अगर हम जेआरएफ की बात करें तो 202 आउट ऑफ 300, ठीक है। दिस इज ऑल, दीज 2 आर सेफ स्कोर्स, दिस इज फॉर जेआरएफ। हमारा टारगेट ऑब्वियसली जेआरएफ रहेगा, राइट। वी विल एम हायर एनी डे, एंड अगर नेट उसके साथ ही हो तो बहुत अच्छी बात है। नाउ आप इन दोनों में से डिवीजन कैसे करोगे, किसको कितना टाइम देना है? पेपर 1 आपके लिए नया हो सकता है, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई वाज गिविंग माय नेट, पेपर 1 फॉर मी वाज अ वेरी न्यू पेपर, ठीक है। तो मैं उसको कैसे टैकल करूंगी मेरे को समझ नहीं आ रहा था, तो इसीलिए मैंने पेपर 1 को थोड़ा ज्यादा टाइम दिया था। पेपर 2 काफी सारे टेरिटरीज फेमिलियर थे मेरे लिए। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर मैं पढ़ चुकी थी, काफी सारी चीजें। लिटरेरी थियोरीज हमने पढ़ रखी थी ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में। हाँ, नेट के लिए ज्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ऑब्जॉर्व करना जरूरी है, बट क्रिटिकल थियोरी भी जरूरी है, क्रिटिकल एनालिसिस भी जरूरी है, बिकॉज कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, राइट। सो ये सारी चीजें हमें याद रखनी है। तो किसको कैसे क्या टाइम देना है? नाउ लॉट ऑफ यू might be working, some of you might be completely dedicating your time to preparing for net. आपको 5 से 6 घंटे मिनिमम पर डे देना पड़ेगा, एंड उसमें इक्वल डिवीजन होना चाहिए पेपर 1 एंड पेपर 2 को, बिकॉज ऑल दो फेमिलियरिटी ज्यादा है पेपर 2 के साथ,
हमारा इंफॉर्मेशन अब्जॉर्प्शन एंड द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वी हैव इन पेपर 2 इज अ लॉट, राइट? सो पेपर 2 को भी उतना ही टाइम देना है, तो डिवाइड करके चलना है इसको। अगर 2 घंटे दिए हैं आपने पेपर 1 को, तो पेपर 2 को 3 घंटे दीजिए, थोड़ा सा ऊपर नीचे करिए, बट दोनों को आपको टाइम देना पड़ेगा। एंड PW हैज वेरी गुड टीचर्स एंड फैकल्टीज टू हेल्प यू इन योर जर्नी, राइट? डू रेफर टू अस। एंड तो जो 100 क्वेश्चंस हैं इसमें से डिफिकल्टी लेवल पे डिपेंड करता है कि क्या कट ऑफ आएगा, ठीक है? उसको अगेन एज आई सेड वी विल टारगेट हायर, हम 60 प्लस के हम 70 क्वेश्चंस तक करने की कोशिश करेंगे। दैट इज गोइंग टू बी आवर फोकस। एंड इसमें कहाँ से क्वेश्चन क्या आता है वो सिलेबस डिस्कस करते वक्त हम डिस्कस करेंगे। सिलेबस वाज चेंज्ड एज यू ऑल नो, जून 2019 में चेंज हुआ था, उससे पहले सिलेबस कुछ और था। नाउ द सिलेबस इज ड्रामा, पोइट्री, फिक्शन, शॉर्ट स्टोरी, नॉन फिक्शनल प्रोज। इन चारों यूनिट के बाद जो नेट का सिलेबस है वहां पे एक डिस्क्लेमर लिखा है नीचे। वो डिस्क्लेमर पता है क्या है? उसमें लिखा है कि इट इंक्लूड्स ऑल लिटरेचर्स इन इंग्लिश, includes all literatures in English. What does this statement mean? इसका मतलब है सब कुछ इंक्लूडेड है, ठीक है? वर्ल्ड लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर, अमेरिकन, कनेडियन, नेम इट एंड इट्स कमिंग अंडर दीज 4 यूनिट्स। सो उन्होंने पहले क्या था, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर था, वर्ल्ड लिटरेचर सेपरेट था, अमेरिकन लिटरेचर सेपरेट था। अब सब कुछ इन चारों यूनिट्स में समा दिया गया है, राइट? एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस 4 यूनिट्स। नाउ कमिंग टू 5, 6, 7, 8, 9, 10, दीज आर वेरी नाइसली मेड यूनिट्स, काफी क्लियर है कि क्या है इसमें, बट वी विल बी डिस्कसिंग द कॉन्टेंट्स इन डेप्थ लेटर ऑन। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट लेवल की अगर हम बात करें, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, कल्चरल स्टडीज और थ्योरी, ये तीनों यूनिट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इन तीनों में। उसमें से कल्चरल स्टडीज इज अ वेरी की एरिया जहां पे पिछले 2-3 साल से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आने लगे हैं, ठीक है? एज आई सेड, इमर्जिंग ट्रेंड्स देखना है हमें। लिटरेरी थ्योरी पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2, फॉर्मलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, न्यू क्रिटिसिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, गाइनो क्रिटिसिज्म, कैम्ब्रिज क्रिटिक्स, फ्रैंकफर्ट स्कूल, ये काफी सारी चीजें सब आपका यूनिट 9 में है। तो यहां से दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। ये 3 यूनिट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 4 तो इंपॉर्टेंट है ही, ओके? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। रेस्ट ऑफ द यूनिट्स यहां से कई बार 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं, यहां से 5-6 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है? यहां से भी आ जाते हैं 4-5 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन, डिपेंड करता है, राइट? ना वर्ल्ड लिटरेचर से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। So there are still out of the syllabus, there are areas in English literature जहां से questions आ सकते हैं। आपका ऐसा कुछ भी नहीं है जो टेक्निकली आउट ऑफ द सिलेबस है, ठीक है? ये एक क्लासिफिकेशन है, बट हमें ये मान के चलना है कि कहीं से कुछ भी आ सकता है, एंड दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर, ठीक है? नाउ ये जो स्टेटिस्टिक्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, this is again to do with the number of questions, topic wise जितने questions आए हैं for the past 5 years. This is up to 23, not 24. 23 तक मैंने statistics लिए हैं, December 23 तक। Literary theory and criticism से सबसे ज्यादा, फिर ब्रिटिश लिटरेचर में मैंने क्लासीफाई कर दिया है कि मिडीवल से कितना आता है, 17th 18th सेंचुरी से कितना आता है, 19 से कितना आता है, 20th से कितना आता है, अमेरिकन, इंडियन, वर्ल्ड लिटरेचर, रिसर्च मेथड्स, फिर कंटेम्प्रेरी क्रिटिकल थ्योरीज। और ये दोनों सिमिलर है, जो फर्स्ट और लास्ट है बास वो सिमिलर है, बट इसमें से कितना क्या आता है, थोड़ा सा वेरिएशन होता है इसमें, बट बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते ही आते हैं इसमें से, ठीक है ना? उसी के हिसाब से हमारा स्ट्रैटेजी रहना चाहिए। एलैबोरेट सिलेबस, एंग्लो सैक्सन पीरियड, मिडिल इंग्लिश लिटरेचर में आपके आगे चौसर, लैंगलैंड, मिडीवल ड्रामा, मिस्ट्री एंड मोरालिटी प्लेस, ठीक है? ये सारी टॉपिक्स हमें कवर करनी ही करनी है। वी कैन नॉट स्किप एनी टॉपिक इन इंग्लिश लिटरेचर, वी कैन गिव सम मोर इंपॉर्टेंस टू सर्टेन टॉपिक्स, बट कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना है। वी कैन नॉट अफोर्ड टू स्किप। मैक्सिमम आप ये कर सकते हो कि हाँ, किसी चीज को थोड़ा ज्यादा याद किया, किसी चीज को थोड़ा कम याद किया। फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू, ये मैंने जो चौसर और लैंगलैंड लिखा है, सिर्फ इन्होंने नहीं लिखा है मिडिल इंग्लिश में। मिडिल इंग्लिश में देयर आर अदर फैक्टर्स, अदर ऑथर्स एज वेल, सम अदर ऑथर्स, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें से आ जाता है चौसर।
और लैंगलैंड, ठीक है। चौसर एक्चुअली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चौसर में से कभी कभी क्वेश्चंस डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाती हैं। सो कुछ कुछ जो कैनोनिकल ऑथर्स हम बोलते हैं, कैनोनिकल मींस हु आर एस्टैब्लिश्ड ऑथर्स, उसमें से क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल स्पेंसर एंड सिडनी रिलेटेड क्वेश्चंस डू कम, लिटरेरी क्रिटिसिज्म में आ सकता है उनके बारे में क्वेश्चंस, ठीक है। ऑल्सो जो हमने अभी यूनिट में जो आपके क्लासिफिकेशंस देखे, ड्रामा, पोएट्री, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन, उसी को उसको हम ना उस तरीके से यूनिट वाइज नहीं देख सकते। अगर हम यूनिट वाइज जाने लगे देन आवर वर्क विल इंक्रीज। वी विल स्टिक टू रीडिंग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, उसमें हम देखेंगे पोएट्री का क्या रहा है, नॉन फिक्शन का क्या रहा है, ड्रामा का क्या रहा है, एंड नॉवेल्स जब आए तब फिक्शन आ जाता है, राइट, तब क्या रहा है। दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू ट्रेस द ट्रैजेक्टरी। We are going to study the syllabus the way we have been studying, with our focus shifting a little bit. जैसे फॉर एग्जाम्पल 21st सेंचुरी से काफी क्वेश्चंस आने लगे, ग्राफिक नैरेटिव से आ जाता है क्वेश्चन, साइबोर्ग मैनिफेस्टो से आ जाता है क्वेश्चन। तो ये जो एरियाज हैं कुछ कुछ, इनको हमें ध्यान में रखना है पढ़ते वक्त। नाउ रेनेसां एंड एलिजाबेथन एज, एलिजाबेथन पोइट्री आ गया, ये दोनों जैसे मैंने बोला, ये सिर्फ मैंने सारे बहुत इंपॉर्टेंट और कैनोनिकल लोगों को मेंशन किया हुआ है। एंड आई हैव रेफर्ड टू डेविड डाइचेस हिस्ट्री ऑफ क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। वी विल टॉक अबाउट द बुक्स लेटर ऑन। इंग्लिश ड्रामा हो गया, क्रिस्टोफर मार्लो, शेक्सपियर, जॉनसन, ये लोग आ गए। फिर प्रोज, हुकर, सर वॉल्टर रॉले आ गए, ओके। देन अर्ली 17th सेंचुरी मेटाफिजिकल पोइट्री, क्वेश्चंस आ जाते हैं, और मेटाफिजिकल पोइट्स के बारे में किसने क्या कहा है ये भी इंपॉर्टेंट है। कैवेलियर पोएट्स आ गए, वो जो आपकी ग्रुपिंग्स होती है, यूनिवर्सिटी विट्स फॉर एग्जाम्पल, वहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। ये कुछ कुछ चीजें हैं जो आप जब PYQs करोगे ना, आपको खुद ही याद आएगा कि अच्छा ये चीजें आती हैं। कुछ कुछ श्योर शॉर्ट चीजें हैं, बहुत कम है बट कुछ कुछ श्योर शॉर्ट हैं, एंड काफी सारी चीजें जो है हमें प्रिपेयर्ड रहना है। नाउ कैवेलियर पोएट्स हो गया, जैकोबियन ड्रामा हो गया। ड्रामा यहाँ पे जैसे आप देख रहे होगे मैंने क्लासिफाई कर दिया है ड्रामा, प्रोज एंड पोइट्री अलग अलग से, बिकॉज दैट इज हाउ नाउ द डिविजन वर्क्स, राइट। वी कैन नॉट गो बाय ड्रामा लिया फिर ड्रामा सिर्फ हम ड्रामा पढ़ते रहे पूरे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में अलग से। नो, दैट इज नॉट हाउ इट्स वर्क्स, ओके। दैट इज नॉट द राइट अप्रोच। द राइट अप्रोच इज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर उठाया, उसमें प्रोज, ड्रामा, पोइट्री अलग अलग से पढ़ लिया, ठीक है। और अगर वर्ल्ड लिटरेचर उठा, उसमें अगेन नॉवेल्स अलग से पढ़ लिया, पोएम्स अलग से पढ़ लिया। एक पीरियड का इकट्ठे पढ़ाई करो, आप जॉनरा वाइज पढ़ाई नहीं कर सकते, बट जॉनरे की बिगिनिंग्स के बारे में जानो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मिडीवल ड्रामा जो है, राइट, इसके बारे में जानना जरूरी है। यहाँ पे भी जैसे एलिजाबेथन ड्रामा है, ये जानना जरूरी है, ठीक है। जैकोबियन ड्रामा क्या है ये जानना जरूरी है, बिकॉज दिस इज टू डू विद रेस्टोरेशन पीरियड ड्रामा, राइट। फिर आ गए हम रेस्टोरेशन टू 18th सेंचुरी, रेस्टोरेशन कॉमेडी, उसके बारे में जानना जरूरी था, राइट। फिर रेस्टोरेशन पोएट्री। सो दिस इज हाउ यू हैव टू गो। तो जॉनरे के हिसाब से हम नहीं जा सकते, जो फर्स्ट 4 यूनिट्स है उनको ऐसे पढ़ना है, जो बाकी के यूनिट्स है 5 to 10 उनको हम अलग से पढ़ सकते हैं, यूनिट वाइज वो कवर हो सकता है, बट वो जो पहले 4 है वो नहीं कवर हो सकता उस हिसाब से। नाउ ये आ गया, फिर हम 18th सेंचुरी, राइज ऑफ द नॉवेल, राइट। नॉवेल जॉनरा आया था इसी टाइम पे, राइज ऑफ द नॉवेल। फिर पोएट्री, फिर हम गॉथिक नॉवेल पे आए, फिर लेट 18th सेंचुरी में सेंसिबिलिटी, जॉनसन, सैमुअल जॉनसन इज वेरी गुड। मैंने कुछ कुछ नाम जो जाने माने हैं और जिनसे क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं वो मैंने मेंशन कर दिया है। प्री रोमांटिक पोएट्री हो गए, फिर रोमांटिक पीरियड हो गया, फिर फर्स्ट जनरेशन रोमांटिक्स आ गए, वर्ड्सवर्थ, टेलर कॉलरिज, प्रेफेस टू लिरिकल बैलर्ड्स, बायोग्राफिया लिटरेरिया, राइट। सेकंड जनरेशन रोमांटिक्स आ गए, बायरन, शेली, कीट्स। फिर विक्टोरियन एज, डिकिंस, थैकरे, एलियट, हार्डी। डिकिंस के नॉवेल्स में से क्वेश्चंस आ जाते हैं कैरेक्टर्स पे, जेन ऑस्टिन के नॉवेल्स में से क्वेश्चंस आ जाते हैं। विक्टोरियन प्रोज, मैंने सारे नाम नहीं कवर किए यहाँ पे, कुछ कुछ ही नाम मैंने कवर किया है। दिस इज जस्ट टू गिव यू अ ग्लिम्प्स ऑफ what the syllabus constitutes of, right? And मैंने बोला था 19th 20th से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इसमें से थोड़ा कम आता है बट 19th 20th से चंक ऑफ क्वेश्चंस कम। मॉडर्निस्ट लिटरेचर हो गया यहाँ पे 20th सेंचुरी में, एलियट, वर्जीनिया वुल्फ। पोस्ट वार हो गया, पोस्ट मॉडर्निज्म एंड कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स हो गए। 21st सेंचुरी वर्क्स ऑल्सो वी हैव टू कीप अप्राइज्ड ऑफ। जो अवार्ड मिलता है, बुकर प्राइज हो गया, पुलित्जर को, उसके बारे में भी हमें जानना जरूरी है, ठीक है। नाउ इलेबोरेट सिलेबस और ये यूनिट वाइज जो दूसरे यूनिट्स बाकी हैं उनके बारे में है। यूनिट 5 देख लीजिए, लैंग्वेज के बारे में है। यूनिट 6 जो है वो इंडियन लिटरेचर के बारे में है,
ठीक है। यूनिट 5 लैंग्वेज हो गया, यूनिट 6 हो गया इंडियन लिटरेचर, यूनिट 7 कल्चरल स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट 8 लिटरेरी क्रिटिसिज्म फ्रॉम प्लेटो टू 19th सेंचुरी क्रिटिकल थिंकर्स, फिर यूनिट 9 आ गया क्रिटिसिज्म। ये सारे इज्म्स जो हैं इनको कवर करना बहुत जरूरी है। जितने इज्म्स आते हैं सारे के बारे में, उनके जो कॉन्सेप्ट्स है, उनके थिंकर्स है, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। फिर यूनिट 9 एज आई सेड हो गया। यूनिट 10 हो गया आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी इज वन ऑफ द इजियर टॉपिक्स, हल्का फुल्का टॉपिक है वो कंपेयर टू अदर टॉपिक्स, ठीक है ना। ये हो गया आपका बुक्स का लिस्ट, ठीक है। यूनिट 1 to 4 के लिए ये 2 बुक्स रेकमेंड करूंगी मैं, क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर विलियम हेनरी हडसन। फिर ये आ गया हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज बाय एल्बर्ट सी बॉ, यूनिट 6 आ गया। फिर यूनिट 7, फिर यूनिट 9 आप देख सकते हैं। यूनिट 6 में मैंने दिया है कॉन्सेप्ट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश बाय अरविंद कृष्ण मेहरोत्रा, इट्स वन ऑफ द बेस्ट बुक्स आउट देयर। यूनिट 7 में भी आ गया इंट्रोडक्शन टू कल्चरल स्टडीज, दिस इज अ बिगिनर फ्रेंडली बुक, क्योंकि लिटरेचरी थ्योरी जो होता है वो काफी एक डिफिकल्ट एरिया माना जाता है। We will mug up a lot of things, we have to mug up, but we have to also understand and mug up. Understanding and mugging up are key. 9 हो गया कंटेम्प्रेरी लिटरेरी एंड कल्चरल थ्योरी प्रमोद के नायर। 10 हो गया रिसर्च मेथड्स फॉर इंग्लिश स्टडीज बाय गैब्रियल ग्रिफिन। ये सारे मेरे बुक्स के रिकमेंडेशन हैं, ठीक है। लास्ट में बात करेंगे ये और 3 बुक्स हैं जो मैं रिकमेंड करूंगी, दीज आर ऑल्सो की एरियाज। रेटोरिक प्रोसोडी हो गया, एमएच एब्राहम्स, उसको हम और एक बाइबल की तरह कंसिडर करते हैं, और वर्ल्ड लिटरेचर, ये तीनों, ठीक है। नाउ हाउ टू रिमेंबर, हर कोई मुझसे पूछता है मैम इतनी सारी इंफॉर्मेशन हम कैसे याद रखें। जब भी आप एक एज पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, नोट्स बनाओ, अंडरलाइन करो, यूज स्टिकी नोट्स, कुछ भी टू मेक इट इंटरेस्टिंग। आप लैपटॉप पे नोट्स बना रहे हो, आप हैंड रिटन नोट्स बना रहे हो, नोट्स बनाना इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स बिकॉज रिविजन में काम आता है लेटर ऑन, ठीक है। इज 3 months इनफ? Honestly speaking, I would like 6 months, but 3 months है तो हम 3 months में we will obviously give it everything and cover everything. 3 months enough मैं नहीं मानती हूँ very honestly, but it's not exactly ऐसा नहीं है कि आप क्वालिफाई नहीं कर सकते, आप कर सकते हो JRF ऑफ नेट क्रैक, बिकॉज आप ऑलरेडी काफी सारी चीजें पढ़ के आते हो, आप मास्टर्स के स्टूडेंट्स हो, ठीक है। नोट्स इफेक्टिवली कैसे बनाए, जैसे आपके यूनिट्स मैंने बोला एज वाइज ड्रामा, पोइट्री, प्रोज, उसी के हिसाब से आप नोट्स बनाओ, क्रोनोलॉजिकली नोट्स बनाओ, डेट्स लिखो, डेट्स लिखना बहुत जरूरी है। टाइम कैसे मैनेज करना है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल रिफर करता है, तो वो मैं आप पे छोड़ती हूँ, आपको कैसे टाइम मैनेज करना है, कैसे टाइम निकालना है। रिविजन स्ट्रैटेजी एंड PYQs, दीज गो हैंड इन हैंड। ऑल्सो जो आप एक दिन में पढ़ते हैं उसको अगले दिन जरूर फिर से रिकॉल करना। रिकॉलिंग इज इंपॉर्टेंट, extremely important, otherwise you will forget it. Recall what you have read, go through what you have read, इसीलिए आते हैं वहां पे नोट्स। जो पिछले दिन नोट्स बनाए हैं उसको पढ़ना है, फिर आगे बढ़ना है। पता चला आप मिडिल इंग्लिश पढ़ रहे हो और आप एंग्लो सैक्सन भूल गए, ऐसे नहीं होगा। एक के बाद एक पीरियोडाइजेशन याद रखना जरूरी है, क्रोनोलॉजी याद रखना, क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस आ जाता है ना, ये सब चीजें याद रखना जरूरी है। कैटेगरी वाइज नोट्स बनाइए एंड याद रखिए, एंड इफ इट हेल्प्स यू डू सॉल्व सम मॉक टेस्ट या कुछ ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चंस अगर आप कर लेंगे उसी एज को पढ़ने के बाद में, देन दैट विल ऑल्सो हेल्प यू, ठीक है। रिविजन और PYQs कराने मैं भी हूँ, आई विल ऑल्सो बी ब्रिंगिंग इन फ्री यूट्यूब वीडियोज एंड PYQs टू हेल्प यू अलॉन्ग विथ योर जर्नी, ठीक है। और एक जो क्वेश्चन बहुत बड़ा आता है वो है कि टाइम कैसे मैनेज करें एग्जाम के वक्त। टाइम 3 घंटा बहुत है पेपर 1 पेपर 2 के लिए, क्योंकि MCQs हैं, आपको इतना वरी करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यू विल बी एबल टू गिव इट। आप डिवाइड करना टाइम, बिकॉज पेपर 1 इज 50 क्वेश्चंस, गिव 1 hour मैक्सिमम टू पेपर 1। जो रेस्ट 2 hours हैं वो आपको इंग्लिश लिटरेचर को इत्मीनान से करना है। ऑल्दो कई बार कुछ लोग बहुत जल्दी भी कर लेते हैं सॉल्व, बट वी हैव टू टेक ऑल द टाइम, रीड द क्वेश्चंस केयरफुली, स्पेशली जो नॉट वाले क्वेश्चंस आते हैं या जो आपके पैसेज वाले क्वेश्चंस आते हैं उसमें टाइम लगता है। तो कैसे क्या सॉल्व करना है, कैसे करना है, वो सब मैं ऑब्वियसली आपको पढ़ाऊंगी जब हमारा बैच शुरू होगा। होप टू सी यू सून एंड होप टू गाइड यू ऑल। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू टीचिंग यू इंग्लिश लिटरेचर for NET JRF. I would be very happy if many of you qualify JRF and NET both, and you also get into PhD
and teaching. Okay, looking forward to seeing you soon. Thank you.